अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं मुनीबा आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं। उम्मीद करती हूं आप लोग जहां कहीं होंगे खैरियत से होंगे और आपका वीकेंड भी बहुत अच्छा गुजरा होगा। मेरा भी वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा है और जनाब नया दिन है, नए हफ्ते का आगाज़ हम करने जा रहे हैं। हमेशा जब भी सुबह उठें पॉजिटिविटी के साथ उठें, अच्छा सोचने की कोशिश किया करें, अच्छा गुमान ज़रूर किया करें ताकि पूरा दिन भी हमारा अच्छा गुजरे और हमारी ज़िंदगी भी अच्छी गुजरे। तो कुछ ज़िंदगी के हवाले से ही मज़ीद बात कर लेते हैं कि ज़िंदगी इस दुनिया में रहने का सिर्फ़ एक मौका ही नहीं है बल्कि कुदरत का सबसे खूबसूरत तरीन और अजीम तरीन तोहफ़ा भी है हमें, जो किसी भी जानदार को अता किया जाता है। इंसान को तमाम जानदारों में अशरफुल मखलूक़ात इसलिए कहा गया है कि उसे सिर्फ ज़िंदगी ही अता नहीं की गई है बल्कि उसे एहसन तरीके से ज़िंदगी गुजारने के लिए जो शऊर है ना, उस जैसी नेमत से भी नवाजा गया है। अब ज़िंदगी सिर्फ सांस लेने, खाने पीने, सोने जागने का नाम नहीं है। सांस तो हम सब लेते हैं लेकिन हकीकत में ज़िंदगी सिर्फ उन्हीं को मिलती है जिन्हें ज़िंदगी जैसी अनमोल नेमत को सलीके और करीने से बसर करने का शऊर भी मैसर आता है। अब ये ज़िंदगी का शऊर ही है जो इंसानों को फ़र्श से उठाकर अर्श तक पहुंचा देता है। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि आज हम मादा परस्ती में इस कदर डूब चुके हैं, मटेरियलिस्टिक हो चुके हैं कि हमें इस बात का एहसास तक नहीं रहता कि हम ज़िंदगी जैसी अजीम नेमत को किस कदर बेफिक्री के साथ और किस कदर नाशुक्री से अपने हाथों से ज़ाया करते जा रहे हैं। लम्हा लम्हा हमारे हाथों से निकलता जा रहा है। आज मालो दौलत और मादी अशिया हमारी ज़िंदगी का एक महवर और मरकज़ बन चुके हैं और हम अपने अक्ल और शऊर को इंसानियत की तामीर की बजाय इंसानियत की तखरीब पर इस्तेमाल करने पर तुले बैठे हैं। एक ही ज़िंदगी है, उसी को अच्छे तरीके से जी कर हमें आगे जाना चाहिए ताकि कोई रिग्रेट ना रहे कि काश हम जी लेते अपनी ज़िंदगी तो शायद अच्छा होता। तो इसलिए आपके पास भी टाइम है, हमारे पास भी टाइम है। रंजिशें भुलाकर, बाकी चीज़ें भुलाकर ज़िंदगी को जीने की कोशिश करें। बाकी चीज़ें तो होती रहती हैं। तो ये आज का हमारा पैगाम था और अभी आगे बढ़ते हैं, कुछ खाने पकाने के हवाले से भी बात कर लेते हैं। तो जनाब आपको पता है कि हमने ये सेगमेंट ख़ास तौर पर आप लोगों के लिए रखा है ताकि घर में ही आप मज़ेदार खाने बना सके, नई नई रेसिपीज़ जो है ना उनको इंजॉय कर सके, ख़ुद भी और आपके घर वाले भी। तो आज फिर हमारे साथ शेफ़ रुखसाना ने हमें ज्वाइन किया है जो आज एक और मज़ेदार चटपटी सी रेसिपी लेकर आई हैं। एक तो जो मज़ेदार भी होती है, दूसरा जो फटाफट बन भी जाती हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इस तरह की रेसिपीज़ हम आपके लिए लेकर आते हैं। तो फिर शेफ़ रुखसाना की तरफ चलते हैं और उनसे जानते हैं कि वो आज क्या लेकर आई हैं हमारे लिए और आपके लिए। शेफ़ रुखसाना आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। क्या लेकर आई हैं आज? क्या रेसिपी आज बनाने वाली हैं आप? मैं तवा चिकन लेकर आई हूँ। अच्छा, जो आप घर में आसानी से बना सकते हैं। वैसे आप बाहर जाते हो और बाहर के जो स्पाइस होते हैं ना वो इतने तेज़ होते हैं, इतने हैवी होते हैं कि आप एक दो बाइट लेते हो और वो फिर आपसे खाया ही नहीं जाता। हाँ। क्योंकि वो बाहर वाले मसाले बहुत ज़्यादा, स्पाइस लेवल उनका बहुत ज़्यादा होता है। और मैं आज इतनी आसान ईजी रेसिपी लेकर आई हूँ कि जो आप घर में आसानी से बना सकते हैं। आपको पता है कि मैं हर काम बड़ा इजीली लेकर आती हूँ ताकि ये सबको फ़ायदा हो और सब जो है घर में आसानी से, लेडीज़ जो हैं हमारी आसानी से बना सके, उनको मुश्किल पेश ना आए। और ये वही स्पाइस हैं जो आपके किचन में पड़े हुए होते हैं। अच्छा, जो आपके किचन में हैं और आपने बस बनाना ही है, थोड़ी सी एफर्ट करनी होती है। तो ये तवा चिकन आपको पता है कि लाहौर में भी बड़ा मशहूर है और खाया जाता है। अंदरून में जाते हैं लोग खाने के लिए और सिर्फ लाहौर ही नहीं बल्कि कोई भी बाहर से भी आता है ना, इवन दो के कराची से आ रहा है या पाकिस्तान से बाहर से भी आ रहा है ना, तो वो एक नाम है ज़रूर। अब हम ले नहीं सकते हैं, सबको पता है कि वो कौन है जो तवा चिकन इतना मज़े का बनाते हैं। तो जब आप वहाँ पर लेने जाते हैं तो कतारें लगी हुई होती है, लाइन लगी होती है, लोग वेट कर रहे होते हैं कि कब हमारी बारी आएगी और कब हम वो खाएंगे, कि इतना मज़े का होता है। तो वही अगर चिकन आप घर पे बना लें और अपने घर वालों को खिलाएं तो क्या ही मज़ा आएगा। ना आपको वेट करना पड़ेगा, ना आपको क्यू में लगना पड़ेगा, ना आपको ज़्यादा पैसे खर्चने पड़ेंगे और जाना भी नहीं पड़ेगा, पेट्रोल भी बचेगा। हाइजीन का भी ख्याल रखा जाता है घर में, अपने हाथ से बना रहे हो। और क्वांटिटी भी ज़्यादा होती है। जब आप घर में बना रहे होते हैं ना तो पैसे उतने ही लगते हैं बट क्वांटिटी ज़्यादा होती है। बाहर क्वांटिटी कम होती है, पैसे ज़्यादा लग जाते हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही है।
तो फिर चलिए हाँ, स्टार्ट करते हैं हम और देखते हैं कि उसके लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। सबसे पहले तो आप काउंटर पर जाके हमें बता दें कि इसके लिए चीज़ें क्या क्या चाहिए, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए, ताकि वो नोट डाउन कर लें हम लोग और उसके बाद फिर हम उसकी प्रिपरेशन पर जाएंगे। अच्छा, सबसे पहले चिकन को ना आपने विनीगर और लहसुन के पेस्ट से थोड़ी देर के लिए आपने रखना है। यहाँ पे ज़ाहिर है टाइम कम है जी। आपने अगर घर में तैयार करना है तो आपने तकरीबन 4 आवर्स के लिए मैरिनेट करके रखना होता है। चिकन पहले दिखाएं ऐसे। ये देखें, ये चिकन है और इसको मैंने लहसुन का पेस्ट और विनीगर जो है उसको मैंने बिल्कुल लगा के मैंने ये आपने पूरा थाई का पीस लिया है। थाई का मैंने पीस कर, लेग और थाई ये दोनों है। लेग और थाई का आप घर में अगर बना रहे हो तो आप सीने का भी ले सकते हो और लेग और थाई का भी ले सकते हो। लेकिन जब खाने जाते हैं ना तो ये वाला ज्यादा ज्यादा होता है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी यही ज्यादा सेल करती हूँ क्योंकि लोगों को ये ज्यादा पसंद आता है। ठीक है, चलें अब मैं आपको इसमें हमने लहसुन और विनेगर लगा के इसको थोड़ी देर के मैरिनेट करने के लिए रख दिया। लेकिन इसके बाद भी प्रोसेस है जो मैं अभी आपको बता रही हूँ। मतलब इसमें हमने योगर्ट यूज करनी है। जो ग्रेवी बनती है ना बाहर जब आप खाने के लिए जाते हो आपको पता चलता है यार ये ग्रेवी सी कैसी बन रही है। इसमें हम लोग 1 कप योगर्ट लेंगे। क्रश साबुत धनिया लेना है आपने 1 टेबल स्पून। ये मैं 2 के बता रही हूँ आपको, 2 लेग पीस उठाई के बता रही हूँ। आप घर में जितना मर्जी यूज कर सकते हो उसी के हिसाब से फिर आप अपनी स्पाइसेस। ये मेरी सिग्नेचर रेसिपी है जो मैं सबको बता रही हूँ। वाह जी वाह, क्या बात है। फिर आज इसका मतलब आप सीक्रेट अपना जो है ना वो ओपन सीक्रेट कर रहे हैं। ओपन सीक्रेट मैं बता रही हूँ और मेरा माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह ये हॉट सेलिंग पे जा रहा है बहुत ज्यादा। अच्छा, मुझे लगता है पता है क्या लगता है रुखसाना, शेफ रुखसाना, कि ये ना आपके हाथ का टेस्ट होता है। नो डाउट आप बेशक सीक्रेट बता भी दें ना किसी को, लेकिन ये एक तो आपकी अपने हाथ का टेस्ट होता है कि आपके हाथ का टेस्ट है, दूसरा आपने किस तरह बनाया है ना ये डिफर करता है, वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। मुझे लगता है कोई शक नहीं है। देखें आपका सिर्फ हाथ का और चम्मच का कि आपने कितना अपने स्पाइस लेवल यूज किया बिल्कुल ऐसे ही क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि भाई हम अपनी रेसिपी क्यों बताएं अपनी रेसिपी, लेकिन मैं अपनी रेसिपी बता रही हूँ। आप अपने मेथड से बनाएंगी जो आपके माइंड में है, आप इंग्रेडिएंट्स यही यूज करेंगी लेकिन वो टेस्ट आपके हाथ का ही आएगा। बिल्कुल ऐसे आपके हाथ का आएगा। ये देखें जी 1 टेबल स्पून मैंने क्रश साबुत धनिया लिया है, पिसा हुआ। ठीक है, चिली फ्लेक्स लिए। ठीक है। आप अच्छा ये देखें, ये क्वांटिटी आप अपनी मर्जी से ज्यादा और कम भी कर सकते हैं। अभी मैं आपको बता रही थी कि स्पाइस लेवल हमारे लाहौरी बहुत ज्यादा तेज खाते हैं, कुछ नॉर्मल भी खाते हैं, मेरे जैसे जिनको ना जलन होना शुरू हो जाती है। तो यही आप अपने घर में आपको पता है कि भाई कौन से लोग जो हैं कितने स्पाइस लेवल यूज करते हो। मैं हाफ डाल रही हूँ। ठीक है, जीरा भी हाफ डाल रही हूँ, क्रश किया हुआ है। ये सारा पिसा हुआ मसाला है, ये सारे पिसे हुए खड़े मसाले नहीं है। सॉल्ट डाला है, आप अपनी मर्जी से डाल सकते हो। थोड़ी सी आपने रेड चिली डालनी है, 1/4 टीस्पून। ये देखें, ठीक है, ये आपने इसमें डाल दिया। वो जो घर में पड़ी होती है वही वाली ना, वो कश्मीरी लाल मिर्च तो नहीं चाहिए ना हमें? नहीं। अच्छा, ये मेरा होममेड तवा मसाला है। अच्छा जी, क्या बात है। मतलब ये सीक्रेट है। ये सीक्रेट है लेकिन ये भी मैं बता देती हूँ। ओके, हाँ जी। अब आई है ना सीक्रेट वाली चीज। ठीक है, ये आपने 1 टेबल स्पून डालना है। अच्छा, इसमें मैं आपको रेसिपी इसकी बता देती हूँ। इसमें आपने साबुत धनिया, जीरा, गरम मसाला, मिक्स मसाला जो होता है ना पूरा मिक्स मसाला जिसमें लौंग, दालचीनी और सब्ज इलायची भी आ जाती है, ग्रीन इलायची भी आ जाती है। उससे ज्यादा खुशबू आती है ना जब आप स्मेल कर रहे होते हो, बन रहा होता है, खुशबू एक रूमा उठता है। ठीक है, तो ये सारे मसाले आपने बारीक करके 1 चम्मच ये आप अपने घर में रख लें। ओके, ये आपने 1 टेबल स्पून आपने इसमें ऐड करना है और इसको फिर आपने अच्छा सा मिक्स करना है। देखें ये इसका ये पेस्ट बन गया उसका। हाँ जी, ठीक है। अब ये जो मसाला है हम इसको ऐसे करते हैं। वैसे तो देखें अब आपने घर में तैयार करना है, आपने क्या करना है, ये सारा इसी तरह आपने कोई एक बड़ा सा बोल लेना है और उसमें आपने ये मसाला इसमें डाल देना है और तकरीबन 4 घंटे के लिए आपने मैरिनेट करके रखना है। वो सारा मसाला इसके अंदर रच बस जाएगा, अंदर अंदर तक इसका मसाला सारा रच बस जाएगा। आपने मैरिनेट करके, अब जाहिर है मेरे पास टाइम कम है, लेकिन फ्लेवर और टेस्ट बिल्कुल वैसा ही आएगा क्योंकि हमने आपको यहाँ पर लाइव बना के दिखाना होता है तो इससे थोड़ा सा टाइम हमारे पास लिमिटेड होता है। अब थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला, तो आप ऑयल इसमें भी, योगर्ट में भी आप डाल सकते हो। ठीक है, मैं इसमें फ्राई पैन में डाल रही हूँ। वैसे तो ये तवे पे बनता है लेकिन वो बड़े बड़े जो तवे होते हैं ना, तवे पे बनता है। आपके घर में कोई भी तवा है, आप तवे पर बना लेते हैं। मतलब कोई भी आपके पास घर में चीज है, तवा मौजूद है, फ्राइंग पैन मौजूद है, उसमें कोई भी चीज मौजूद है, आप बना लें उसमें। ठीक है। अच्छा, आपने इसमें वो ग्रीन चिलीज नहीं डाली है?
नहीं, ग्रीन चिली नहीं मैंने डाली, सब्ज मिर्चें नहीं, क्योंकि ये हम खाते हैं ना, तवा पीस खाते हैं, उसमें वो सबसे बाद में डलनी है ना, अल्लाह वो इतनी ज्यादा होती है ना, ये देखें वो सबसे बाद में आती है। ओके, वो आपने गार्निशिंग के लिए रखी हुई है। ये जब आपका कुक हो जाता है ना, ये मिस्टेक करते हैं ना हम घर में, जब बना रहे होते हैं तो इकट्ठा ही सब कुछ डाल देते हैं, तो वो आपकी जो ग्रीन चिली है वो नजर ही नहीं आती है। ठीक है, वो सबसे एंड में जब आपको पता है ये कुक हो गया है और हमने इसमें एंड में ग्रीन चिली डाल देते हैं। ये देखें, ये अब ये मैंने सारा मसाला इसमें डाल दिया। सही है, इसको हमने लो फ्लेम पे रखना है 15 मिनट्स के लिए। हाँ जी, देखिए जितना लो फ्लेम होगा ना इतना ही अंदर से अच्छा पकेगा। हाँ, अंदर से कुक। अगर आप इसका फ्लेम तेज करेंगे तो वो अंदर से कच्चा रह जाएगा और बाहर से वो कुक हो जाएगा। इसको आपने हल्की आंच पे, मेन चीज़ तो ये है कि आपने सबसे पहले जब आपने घर में तैयार करना है तो सबसे पहले आपने इसको मैरिनेट करके रखना है। हाँ ठीक ये झटपट देखो है तो ये झटपट, लेकिन ये कि आप देखें आप अपने बच्चों के लिए इसको खिला सकते हैं। आजकल आपको पता है स्कूल कॉलेज में बच्चे जा रहे हैं तो उनके लिए एक झटपट बनने वाली ये रेसिपी है, इजीली रेसिपी है। चलिए, कितनी देर हम मैरिनेट करके रखें और मतलब ये कितना चल सकता है, लॉन्ग लास्टिंग कितना हो सकता है, इस पे बात करेंगे। हमारे साथ ही शेफ रुखसाना मौजूद है। जनाब, हर साल 28 मई को दुनिया भर में वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है ताकि इस मुहलिक बीमारी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आगाही पैदा की जा सके, जो हर साल लाखों जिंदगियां निकल लेती है। इस दिन को मनाने का जो मकसद है वो लोगों को हेपेटाइटिस बी और सी से बचाव के बारे में तालीम देना है। और अफसोस के साथ ये हमें कहना पड़ता है कि दुनिया में हेपेटाइटिस सी के सबसे ज़्यादा मरीज़ पाकिस्तान में है, जिनकी तादाद 88 लाख से तजावुज़ कर चुकी है, जबकि हेपेटाइटिस बी के 38 लाख मरीज़ों को शामिल करके ये तादाद 1 करोड़ 26 लाख हो चुकी है। अगर हमने फौरी अमली इक़दाम ना किए तो अंदाज़ों के मुताबिक 2035 तक पाकिस्तान में हेपेटाइटिस सी के 1 करोड़ 10 लाख केसेस होंगे, जिगर के सरोसिस के 5 लाख होंगे, जिगर के कैंसर के 1 लाख से ज़ायद केसेस होंगे और 1,30,000 अमवात हो सकती हैं, ये अंदाजे के मुताबिक है। और यही वक्त है कि अगर हमने आगाही, एहतियात और अमली कदमों से इस बीमारी को नहीं रोका तो ये सारी सूरत हाल ख़राब हो सकती है। तो आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है, इसके हवाले से बात कर लेते हैं। इससे किस तरह बचाव मुमकिन है, किस तरह के इक़दाम हमें फ़ौरी तौर पर उठाने चाहिए और लोग ख़ुद कैसे तशख़ीस कर सकते हैं और कुछ एहतियात किस तरह बरत सकते हैं। तो इससे बात करने के लिए डॉक्टर इसरारुल हक तूर साहब ने हमें आज ज्वाइन किया है, जो कि गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है। तो उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? थैंक यू वेरी मच जी। डॉक्टर साहब, आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जा रहा है, तो हेपेटाइटिस आजकल भी ये सूरत हाल है, जो मानसून का मौसम है इसमें भी कहते हैं कि जी हेपेटाइटिस हो जाता है, बाहर से आप ज़रा खाते हैं, डायरिया हो जाता है, इस तरह के प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। तो ये हेपेटाइटिस इतना फैलता क्यों है और ख़ास तौर पर जो हेपेटाइटिस सी है उसके केसेस इतने ज़्यादा क्यों आ रहे हैं हमारे सामने? मुनीबा, बहुत शुक्रिया। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे की सिलसिले में आपको आज की ये महफिल सजाई। सबसे अहम, सबसे ज़रूरी चीज़ ये कि हेपेटाइटिस को समझा जाए। हेपेटाइटिस जिगर की सोजिश का नाम है, उसकी बहुत सारी इकसाम है। उसमें से जो बेहतर, जो हमारे मुल्क में समझने वाली चीज़ है वो हेपेटाइटिस बी और सी है। इसको ब्रॉडली डिवाइड किया जाए तो हेपेटाइटिस जिगर की सोजिश किसी भी वजह से हो सकती है। उसमें आप वायरसेस एक किस्म है, उसमें बाज़ दवाइयाँ हैं, अल्कोहल है, और ये सारी चीज़ें जिगर पे सोजन का बायस बनती हैं। वायरल हेपेटाइटिस जिसका आज हम जिक्र कर रहे हैं, उसमें से एक वायरस हेपेटाइटिस ए और ई है, जिसे उर्फ़े आम में पीला यरकान कहते हैं। और पीला यरकान जो है वो गंदा पानी, गंदी ग़िज़ा के ज़रिए, जरासीम मुँह के ज़रिए जिस्म में दाखिल होता है। और गर्मियों के मौसम में हेपेटाइटिस ए और ई के मरीज़ों की, जिसका आपने जिक्र किया, तादाद बढ़ जाती है, क्योंकि आउटडोर ईटिंग बढ़ जाती है, खाना जल्दी ख़राब हो रहा होता है, और आउटडोर ईटिंग के साथ साथ गंदा पानी, गंदे मशरूबात का इस्तेमाल बढ़ जाता है। तो इसलिए गर्मियों में आमतौर पे हेपेटाइटिस ए और ई के मरीज़ों की तादाद बढ़ जाती है, जिसे उर्फ़े में पीला यरकान कहते हैं। 4 से 6 हफ्ते में आमतौर पे ये ठीक हो जाता है। अपने पीछे कोई लंबे असरात, कोई पेचीदगियाँ, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं छोड़ता और आमतौर पे रिकवरी हो जाती है। दूसरी जो आपने सवाल किया, दूसरा कंपोनेंट जो था हेपेटाइटिस सी, ये उर्फ़े आम में जिसे काला यरकान कहा जाता है। हमारे मुल्क में तकरीबन 7% के करीब लोग हेपेटाइटिस सी का शिकार हैं, 2.5% के करीब हेपेटाइटिस बी का शिकार है। दोनों को कलेक्टिवली, हेपेटाइटिस बी और सी को कलेक्टिवली काला यरकान कहा जाता है। ठीक है, और इसके केसेस जो है ना वो हमारे यहाँ पे 7% है।
अराउंड 7% है। ओके। और उसके फैलाव में सॉरी ज़रा मुझे सोर थ्रोट हुआ हुआ है। उसके इस्तेमाल में उसके फैलाव में सबसे ज़रूरी चीज़ें गैर ज़रूरी इंजेक्शंस, ड्रिप्स और गैर तस्दीक शुदा ब्लड का ठीक है इस्तेमाल है। कि ये बी और सी के जो केसेस हैं जिनमें ज़्यादा इजाफा हो रहा है उसकी वजूहत ये हैं कि ये कॉजेज़ हैं उसकी। तो क्या इसको किस तरह रोका जा सकता है कि हेपेटाइटिस फैले ना, क्योंकि आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है, ये तो हर किसी को पता होता है कि अच्छा हेपेटाइटिस इस वजह से होता है, ये फ़लाँ चीज़ है फ़लाँ चीज़ है, लेकिन इसकी रोकथाम के लिए अभी तक क्या आपको लगता है कि एक ब्रॉडर स्केल पर काम हो रहा है कि हेपेटाइटिस को रोका जा सके या रोका जा सकता है? देखिए प्रिवेंटेबल डिजीज़ है, इसके बारे में तो कोई शक शुबा नहीं है। दुनिया ने बड़े कामयाब मॉडल हैं जिसमें दुनिया ने इसे ख़त्म भी किया है और बड़ी इफेक्टिवली कंट्रोल भी किया। मिस्र हमसे ज़्यादा इंसिडेंस था वहाँ पे, ठीक है, लेकिन आज अल्लाह के फजल से उन्होंने इस पर काबू पाया। हेपेटाइटिस की प्रिवेंशन की जहाँ बात की जाए तो फिर अगेन उसकी किस्म पे उसकी प्रिवेंशन मुनसर है। जैसा हमने अभी बात की है कि हेपेटाइटिस की मुख्तलिफ इकसाम है, ये मुख्तलिफ बीमारियाँ हैं। ए बीमारी हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी में कन्वर्ट नहीं होती, बी सी में कन्वर्ट नहीं होती, सी डी में कन्वर्ट नहीं होती। तो ये मुख्तलिफ बीमारियां हैं, इनको ग्रुप किया जाता है ए और ई को इकट्ठा और बी और सी को इकट्ठा। तो ए और ई की जो प्रिवेंशन है वो साफ़ पानी, साफ़ ग़िज़ा का इस्तेमाल है। हाथ खाने से पहले ज़रूर धोना चाहिए, रफ़ा हाजत के बाद हाथ ज़रूर धोना चाहिए। फूड हाइजीन का ख्याल करते हुए किसी ऐसी सरेआम जगह पे, खुलेआम जगह पे ना खाना खाएं जहाँ पे करीब से सीवरेज का पानी गुजर रहा हो। गंदी बर्फ़ से ठंडे मशरूबात ना इस्तेमाल करें। ये वो प्रिवेंशंस हैं जो हेपेटाइटिस ए और ई से रिलेटेड है। ठीक है। जो हेपेटाइटिस बी और सी से रिलेटेड है उसमें देखें सबसे पहले हिफाजती टीके हैं। हेपेटाइटिस बी के 3 हिफाजती टीके लगने से सारी उम्र के लिए बंदा हेपेटाइटिस बी से बच जाता है। तो बहुत इफेक्टिव हैं। 3 इंजेक्शन हर एक को लगवाने चाहिए। और ये किस उम्र में ज़रूरी होते हैं? आम तौर पे जी किसी भी उम्र में ये लग सकते हैं, लेकिन हमारे EPI प्रोग्राम का जो हिस्सा बनाया गया है, हाँ जी, तो ये बचपन ही में ही जैसे ही दूसरे टीकों के लगते हैं, काली खांसी के और वो जो हमारी हिफाजती टीका जात का एक प्रोग्राम होता है बच्चों का, जी उसे EPI प्रोग्राम कहते हैं, उसका ये हिस्सा है। लेकिन जो जाहिर है मेरी उम्र के या 30 साल से ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं उन्होंने वो नहीं लगे हुए, तो उन्हें अब लगवाने चाहिए। अच्छा, और ये इस उम्र में भी लगवा सकते हैं? बिल्कुल, किसी भी हिस्से में लग सकते हैं। उसकी डोज डिफरेंट होती है, लेकिन लग सकते हैं। तो हेपेटाइटिस सी के अनफॉर्चुनेटली अभी तक हिफाजती टीके नहीं बने, दुनिया में नहीं है, हमारे पास भी नहीं है और दुनिया में भी नहीं है। तो हेपेटाइटिस बी और सी के बचाव के फिर अगले मराहल हुए कि गैर ज़रूरी इंजेक्शन से, गैर ज़रूरी ड्रिप से हमें बचा जाए। इंस्ट्रूमेंट्स अगर इस्तेमाल करने पड़े, चाहे वो डेंटिस्ट्री के हों, सर्जन्स के हों, एंडोस्कोप्स हों, तो कोशिश की जाए कि ऐसी जगह पे अपना ये काम करवाया जाए जहाँ स्टरलाइजेशन और इक्विपमेंट की सफाई का इंतज़ाम है। दरख्तों के नीचे दांत निकलवाने का अमल आज भी जारी है और ये इंतहाई मुज़र सेहत है। इसके अलावा हमारे मुल्क में जो हमारी कौम में, हमारे लोगों में जो इंजेक्शन लगवाने का शौक़ भी कुछ है, जिसकी वजह से ताकत के नाम पे, बास पानी की कमी के नाम पे हम गैर ज़रूरी इंजेक्शंस का इस्तेमाल करने में बहुत नुमायाँ हैं। दुनिया में हमारा नंबर इंजेक्शंस के इस्तेमाल के सिलसिले में पर ईयर इंजेक्शन जो एक बंदा लगवाता है 8 से 10 है। हमारा दिमाग बन गया हुआ है ना कि जब तक हम इंजेक्शन नहीं लगवाएंगे शायद हम ठीक ही नहीं हो पाएंगे। ये साइकी है जी, हमारी सोच है कि इससे शायद जल्दी आराम आ जाता है। अच्छा। तो इस वजह से समझाने में शायद 10 मिनट लगते हैं मरीज़ को, लेकिन लगाने में इंजेक्शन शायद 1 मिनट लगता है। तो हमारे बाज़ सेंटर्स में भी हम वो लगा दिए जाते हैं, इसलिए लगा दिए जाते हैं कि पब्लिक परसेप्शन यही है कि जल्दी आराम आएगा। तो गैर ज़रूरी इंजेक्शन लगाने का नुकसान क्या है? स्टरलाइजेशन ऑफ सिरिंजेस जो है और रीयूज़ ऑफ सिरिंजेस जो है, हाँ, वो बहुत बड़ा मसला है। फिर गैर तस्दीक शुदा ब्लड, आज भी शहरों से हट के थोड़ा सा पेरिफेरी में जाएँ तो तस्दीक का जो ज़रिया है ब्लड ट्रांसफ्यूजन का वो इतना अच्छा नहीं है। इसके माँ से बच्चे को ट्रांसफ़र होने का जरासीम ख़तरा होता है। तो हामला ख़वातीन को चेक करने की ज़रूरत है। अगर उनमें जरासीम है तो उसका इफेक्टिव प्रिवेंशन की स्ट्रेटजी बनाने की ज़रूरत है। तो ये मुख्तलिफ ज़राए हैं जिस पे काम करके हम हेपेटाइटिस के फैलाव को रोक सकते हैं। तो क्या ये बी और सी यंगस्टर्स में भी पाया जाता है? हर उम्र में पाया जाता है जी।
लेकिन ख़ास तौर पे हेपेटाइटिस बी के बारे में ये है कि हेपेटाइटिस बी जो माँ से बच्चे को ये इब्तदाई 1 साल की उम्र में होता है बच्चे को, उसमें चांसेस होते हैं कि वो क्रॉनिक हो जाएगा, यानी वो जिस्म में रह जाएगा। तो इसलिए ख़ास तौर पे बच्चों में इब्तदाई उम्र में बी बहुत ज़रूरी है कि उसकी स्क्रीनिंग की जाए, उसको चेक किया जाए, फांसी टीके लगवाए जाएँ। एडल्ट्स में आमतौर पे हेपेटाइटिस बी उतना तंग नहीं करता और आमतौर पे उसमें वायरस की क्लियरेंस होने का अमल ज़्यादा बेहतर होता है। तो किसी भी उम्र में हेपेटाइटिस हो सकता है क्योंकि ये गंदे आलूदा सिरिंजेस और औजारों के साथ और ब्लड कांटेक्ट के साथ होता है। इस वजह से किसी भी उम्र में एक्सपोजर हो सकता है। किसी भी उम्र में जो है ना इसका एक्सपोजर हो सकता है, तो एहतियात बरतना मेरे ख्याल से सबसे बेहतर होता है कि आप एहतियात करें। आप कुछ बाहर से ऐसा ना खाएं जहाँ पे आपको पता है कि हाइजीनिक वहाँ पर चीज़ें नहीं हैं। दूसरा, जब आप बार्बर पे जा रहे हैं, सैलून्स में जा रहे हैं, ऐसी जगह पे कोई भी डेंटिस्ट के पास भी जा रहे हैं जहाँ पे आपको पता है कि ब्लड का जो है ना वो मामला हो सकता है, जिसकी वजह से ये चीज़ें हेपेटाइटिस जो है ना बी और सी ख़ास तौर पे ये ब्लड की वजह से होता है। तो ये चीज़ें बहुत एहतियात की हैं जिनको लाजमी करना चाहिए। हमारे साथ डॉक्टर इसरारुल हक तूर साहब मौजूद है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप आए। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के ऊपर हम बात कर रहे थे। अभी हम शेफ़ रुखसाना की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हमारा जो चिकन चटपटा कहाँ तक पहुँचा है। जी, ये ऑलमोस्ट डन हो चुका है। अच्छा, और ये देखें, ये ऐसा हो जाएगा। ओके, वाह जी वाह, क्या बात है। और इसमें सारे होममेड स्पाइस हम लोगों ने यूज़ किए। ठीक है, हल्के नॉर्मल स्टैंडर्ड के बच्चे भी खा सकते हैं। हाँ। और प्लस बड़े भी इसमें एंजॉय कर सकते हैं। अब सबसे एंड में जो प्रोसेस आता है ना, वो हरी मिर्च का आता है। हाँ। हरी मिर्च का आता है प्रोसेस, लेकिन मैंने अपनी, ये मेरी खुद की क्रिएशन है ये रेसिपी। मैं इसमें शिमला मिर्च भी डाल रही हूँ, प्याज भी डाल रही हूँ कि आप नान के साथ, आप रोटी के साथ, चपाती के साथ इजीली आप खा सकते हो। और इसका भी स्पाइस आएगा। आपने वो वेजिटेबल्स मैंने बिल्कुल एंड में डाल दी और ये खड़ी खड़ी रखी है। ये मैंने बिल्कुल इसको, क्योंकि वो फिर उसकी शेप और उसकी जो खूबसूरती है वो बिल्कुल ही डैमेज हो जाती है, इस वजह से मैंने ये खड़ी खड़ी। और मैं ऐसे, अब ये कंप्लीट हो चुका है। ये देखें किस कदर इसकी खुशबू आ रही है, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी नाइस, चटपटा सा और मज़ेदार सा जो आपका ये देखिए, ये कुक्ड है। ओहो हो, क्या बात है, वाह जी वाह। और इसके ऊपर हम मसाला डालेंगे ये वाला। जितना आपको मज़ेदार वो स्क्रीन पर लग रहा है ना, उससे ज़्यादा मज़ेदार हमें लाइव देखते हुए लग रहा है। क्या बात है। और ये सेम टू सेम वैसे ही लग रहा है जैसा हम वो बाहर से खाते हैं। ये खाने में बहुत लजीज, आपके मुंह में पानी आ रहा है। चले जी, मज़ेदार जो है ना आज का तवा चिकन जो है ना हमने आपको घर पे बनाना सिखा दिया। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और फिर हमें बताइएगा कि ये कैसा बना है। थैंक यू सो मच शेफ़ रुखसाना कि आप आई और इतना मज़े का जो है ना आपने तवा चिकन जो है ना बनाना सिखाया है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई ज़्यादा इसमें स्पाइसेस ऐड ऑन नहीं किए हैं, थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं वो आप घर पे भी बना सकते हैं और अच्छी अच्छी सी रेसिपीज़ घर पे बनाएं और अपने घर वालों के दिल जीत लें। ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। हम आगे बढ़ते हैं और जनाब कुछ बात कर लेते हैं फॉलेज के हवाले से, क्योंकि फॉलेज एक ऐसा अर्ज़ा है जो अचानक इंसान की जो जिस्मानी सलाहियतें हैं ना उनको महदूद या फिर मुकम्मल तौर पर मफलूज कर देता है। अब पाकिस्तान में हर साल तकरीबन 2.5 लाख अफराद फॉलेज का शिकार होते हैं, जिनमें से 30% माजूरी और 20% मौत का सामना करते हैं और हर 4 में से एक बालिग को ज़िंदगी में फॉलेज का ख़तरा होता है। अब सवाल ये है कि क्या फॉलेज के बाद मुकम्मल बहाली मुमकिन है और इस अमल में फ़िज़ियोथेरेपी को कितना मौसर समझा जाता है? क्या सिर्फ दवाएं काफ़ी होती हैं या फिर जिस्मानी वर्जिशें भी ज़रूरी हैं? तो आज हमने इसी के ऊपर बात करनी है और इस पर बात करने के लिए डॉक्टर हाफिज़ सैयद इजाज़ साहब ने आज हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है, जो कि हेड ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट डिपार्टमेंट इन लाहौर जनरल हॉस्पिटल से उनका ताल्लुक़ है। तो डॉक्टर साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं। जागो लाहौर में कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब फॉलेज के हवाले से बात करनी है कि फॉलेज के अगर एक शख्स है उसको फॉलेज हो जाता है तो उस मरीज़ के लिए फ़िज़ियोथेरेपी कितना ज़रूरी है और उसको कब वो शुरू करानी चाहिए?
फालिज का मरीज़ अमूमी तौर पे जो उसकी बेसिक प्रेजेंटेशन होती है वो हाफ साइड ऑफ द बॉडी की वीकनेस होती है और मसल्स जो हैं वो टेम्परेरीली अपना काम छोड़ देते हैं। सही है। फिजियोथेरेपी का बेसिक रोल ये है कि आप एज अर्ली एज पॉसिबल उस मूवमेंट को जो कि लूज़ हो चुकी है उसको रिवाइव करने की कोशिश शुरू करें। वो डिफरेंट एक्सरसाइजेस से, डिफरेंट मोडालिटीज़ से पहले बेसिक पैटर्न मूवमेंट की इनिशिएट किए जाते हैं। बाजू या टांग को हरकत दी जाती है और उन जोड़ों को हरकत में रखा जाता है। जो मसल्स अपनी पावर लूज़ कर चुके हैं उनकी पावर को वापस रीस्टोर करने के लिए जो जो टेक्निक्स यूज़ हो सकती हैं वो यूज़ करने की कोशिश की जाती है। और इस काम के लिए वेट नहीं किया जाता। स्ट्रोक का पेशेंट अगर ब्लड में क्लॉट आने की वजह से ब्रेन में उसको स्ट्रोक हुआ है या दिमाग की कोई शरीयान फट जाने की वजह से हुआ है, तो दोनों कंडीशंस में आप मोबिलिटी जितना जल्दी मुमकिन हो आप स्टार्ट कर सकते हैं और उसके बाद फिर वो बहाली का अमल जो है ना मतलब कितना जल्दी हो सकता है? लोग कहते हैं ना कि चले जब हम थोड़ा सा ज़्यादा मतलब 50% रिकवर कर जाएंगे ना उस चीज़ से, उस मर्ज से, देन हम शायद फिजियोथेरेपी की तरफ जाएंगे। लेकिन रिकमेंडेड क्या है अगर देखा जाए कि डिस्चार्ज हो गए हैं हॉस्पिटल से, घर ले आए हैं, अब क्या अभी भी हमें वेट करना है कि अभी हम फिजियोथेरेपी के तरफ नहीं जाएंगे या हमें उस वक्त ही फिजियोथेरेपी के पास जाना चाहिए? स्ट्रोक का पेशेंट तो जब हॉस्पिटल में एडमिट होता है, अच्छा, तब से फिजियोथेरेपी स्टार्ट कर दी जाती है। और जो इंडोर पेशेंट्स होते हैं वो फिजियोथेरेपी की सर्विसेज रिसीव कर रहे होते हैं ताकि ड्यूरिंग हॉस्पिटल स्टे उस इफेक्ट को मिनिमाइज भी किया जा सके और पेशेंट को एज अर्ली एज पॉसिबल स्टेबलाइज किया जा सके। और स्टेबल करने के बाद डिस्चार्ज होने के बाद जब उसने घर जाना है तो फिर तो उसने कैरी ऑन करना ही है अपना ट्रीटमेंट प्लान। लेकिन उसको जितना अर्ली आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाएंगे उतना उसका बेनिफिट हमें ज़्यादा मिलेगा। ठीक है कि मतलब अगर आपका पेशेंट खुदा ना खास्ता उसको हो गया है फॉलेज और वो एडमिट है तो वहीं से ही शुरू हो जाता है, हॉस्पिटल से ही अमल शुरू हो जाना चाहिए। सही है। अच्छा, ये क्या हर फॉलेज के मरीज़ के लिए फिजियोथेरेपी ज़रूरी होती है? फालिज के हर मरीज़ के लिए तकरीबन बहाली का अमल जो है ना वो ज़रूरी होता है। फिजियोथेरेपी जो है वो अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द पेशेंट होती है। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको बहुत हल्का सा माइनर सा अटैक होता है, ठीक है, और वो कुछ 2, 4, 6 दिनों के बाद वो दोबारा अपने पैरों के ऊपर खड़े होकर चलना फिरना शुरू कर देते हैं। जबकि कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको इतना सीवियर पैरालिसिस होता है कि वो अपने पैरों के ऊपर वज़न डाल के खड़े भी नहीं हो पा रहे होते। तो उनको थोड़ा सा वक्त लगता है, लेकिन हम उसको एज अर्ली एज पॉसिबल स्टैंडिंग पोजीशन में लाने की कोशिश करते हैं, वॉक में लाने की कोशिश करते हैं। फिजियोथेरेपी की एक खूबसूरती ये है कि हम वेट नहीं करते। अच्छा, हम ताकत के आने का इंतज़ार नहीं करते। सही है। हम कोशिश ये करते हैं कि हम उसकी बेसिक फंडामेंटल जो पोजीशंस हैं बॉडी की वो मेंटेन करना शुरू करें, बिठाना शुरू करें, खड़ा करना शुरू करें, चलाना शुरू करें, बजाय इसके कि ताकत आए और उसके जवाब में हमारी मूवमेंट जो तक हम मूवमेंट कर सकें। हमने क्या करना है, हमने मूवमेंट स्टार्ट करनी है, उसके रिस्पॉन्स में हमें ताकत जो है वो मिलती जाएगी। यानी एक रिवर्स फिनोमिना, एक चैलेंजिंग सिचुएशन क्रिएट करें मसल्स के लिए ताकि मसल्स अपनी पावर को रिवाइव कर सकें। तो डॉक्टर साहब, क्या फिजियोथेरेपी के बाद जो पेशेंट होता है वो मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाता है और वो चलना फिरना शुरू कर देता है? इस चीज़ का डिसीजन जो है वो एक्सटेंट ऑफ इंजरी पे होता है कि जो डैमेज हुआ था वो ओरिजिनल डैमेज कितना था ब्रेन के अंदर। इनिशियली तो हमारी एक साइड जो है अगर वो काम नहीं कर रही, बाजू और टांग पूरी तरह काम नहीं कर रहा, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है मूवमेंट रीस्टोर होती जाती है तो काफ़ी हद तक जो मसल्स हैं वो रिस्पॉन्ड कर जाते हैं, फंक्शनल स्टेटस जो है ना वो पेशेंट का रीस्टोर हो जाता है। लेकिन कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जो कि ब्रेन में स्ट्रोक के नतीजे में परमानेंट डैमेज होता है, जहाँ पर उस परमानेंट डैमेज को वापस लेके आना नामुमकिन होता है। तो हमने करना ये होता है कि अगर कोई रेजिडुअल डेफिसिट रह भी जाए, अगर कोई डेफिसिट ऐसा है किसी आदमी का हाथ काम नहीं कर रहा, तो हम कोशिश करके उसको इस तरह ट्रेन करते हैं कि उसको फंक्शनली कोई डेफिसिट ना हो। आपने पेशेंट को वॉक करते हुए देखना है। एक्चुअल हमारा एम क्या है? वॉक। जो क्वालिटी ऑफ वॉक है उसको हम आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव करते जाते हैं। वो कितना इम्प्रूव करेगा इसके ऊपर बहुत अर्ली कमेंट करना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन हमारे पास 6 to 8 मंथ्स की विंडो होती है
6 से 8 महीने तक जो फालिज का पेशेंट है वो इम्प्रूव करता रहता है। ओके। और उसके बाद जब 6 to 8 मंथ्स का पीरियड गुजर जाएगा, उसके बाद वो एक ऐसी ह्यूमन बॉडी के तौर पे रिप्रेजेंट होता है जो कि एक नॉर्मल आप और मैं जैसे हैं। अगर मैं भी एक्सरसाइज शुरू करूँगा मेरी बॉडी भी इम्प्रूव करेगी। इसी तरह अगर फालिज का मरीज़ कोई 8 महीने बाद भी अगर वो एक्सरसाइज करता जा रहा है तो ओवरऑल उसका फंक्शन इम्प्रूव करेगा। ये नहीं है कि 6 से 8 महीने में जितनी इम्प्रूवमेंट होनी है उतनी हो जाएगी, उसके बाद भी इम्प्रूवमेंट का सर्कल जो है वो चलता रहता है। लेकिन फिजियोथेरेपी के साथ साथ जो मरीज़ है वो अपने ओवरऑल लाइफस्टाइल में कौन सी जो तब्दीलियाँ हैं वो भी ज़रूरी होती हैं लानी? सबसे पहले तो जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे उस स्ट्रोक के पीछे उनको एड्रेस करें। ओके। मोटापा सबसे पहले, ब्लड प्रेशर, शुगर, ये अमराज जो हैं ये कोर रीजंस हैं स्ट्रोक के पीछे। तो सबसे पहले एक्टिव लाइफस्टाइल में आएँ, अपने आप को एक्टिव रखें, अपने मामूल में कोशिश करें कि चाहे 15 मिनट 20 मिनट की वॉक रखें। अब तो बल्कि बड़ा खूबसूरत कॉन्सेप्ट ये है कि आपने खाना खाया है और खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे के बाद जब ब्लड में शुगर की वैल्यू बढ़नी शुरू हो, आप 15-20 मिनट 25 मिनट की थोड़ी सी अपनी एरोबिक एक्टिविटी अपने रूम में बैठे बैठे परफॉर्म करें। अपने थोड़ा सा या अपनी वॉक को रूटीन बनाएं। हर खाने के अगर बाद आप कोई घंटे 1.5 घंटे के बाद थोड़ी सी वॉक कर लेते हैं, थोड़ी सी आप फिज़िकल एक्टिविटी कर लेते हैं, तो आप उस एडिशनल शुगर को वैसे ही बॉडी के अंदर बर्न कर लेते हैं। आप कैलोरीज को बर्न करके अपने आप को एक्टिव रख सकते हैं। तो दिन में वक्तन फवक्तन वॉक को भी मामूल बनाया जा सकता है और अर्ली मॉर्निंग की वॉक या रात को खाने के बाद जो है ना उसको भी एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज बहुत। तो फॉलिज के हवाले से हम बात कर रहे थे कि अगर आपको फॉलिज हो जाता है खुदा ना खास्ता तो आपको फिर फिजियोथेरेपी कब से शुरू कर लेनी चाहिए। डॉक्टर हाफिज़ सैयद एजाज साहब ने हमें ज्वाइन किया था। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जनाब, नौजवानों और वालिदैन के दरमियान बढ़ते हुए फासले और इख्तलाफात आजकल हर घर का मसला बनते जा रहे हैं। एक तरफ वालिदैन शिकायत करते हैं कि बच्चे हमारी बात नहीं मानते हैं, बदतमीज़ हो गए, तो दूसरी तरफ नौजवान ख़ुद को समझा ना जाने का शिकवा करते हैं। और ये टकराव क्यों हो रहा है, कहाँ कमी रह गई है, क्या ये दूरी वक्ती है या कुछ गहरी वजूहात रखती हैं? आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि इन इख्तलाफात की असल वजह क्या और कैसे वालिदैन और टीनेजर्स के दरमियान रिश्ता मजबूत और समझदारी पर मबनी बनाया जा सकता है। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ काशिफ फराज साहब आज मौजूद हैं, माहिर नफ्सियात हैं, उनसे बात करते हैं। काशिफ साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? थैंक यू वेरी मच। काशिफ साहब, आजकल टीनेजर्स और वालिदैन का बड़ा ही मामला जो है ना, ये नहीं मैं कहूँगी कि ख़राब होता जा रहा है, थोड़े से इख्तलाफात ज़्यादा होते जा रहे हैं। अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा मुझे लगता है, बिकॉज़ हर घर में एक जेंजी 2 जेंजी मौजूद हैं और जहाँ पर फिर इख्तलाफात आते हैं, वालिदैन कहते हैं जी हमारे बच्चे हमारी बात नहीं मान रहे हैं, बदतमीज़ी करते हैं, बच्चे कहते हैं कि हमें समझा नहीं जाता, हमें सुना नहीं जाता, आपको हमारी समझ नहीं है, हम क्या चाहते हैं आपको नहीं पता। तो ये इख्तलाफात बढ़ते जा रहे हैं, क्या वजह है इसकी? जी ठीक कहा आपने, बहुत ही अहम मौजू है टीनेजर्स के हवाले से। पहले तो मैं आपको बताऊं कि एक माँ ने आके मुझे एक किस्सा सुनाया क्लिनिक में। वो एक जुमला है उस बच्चे का जो उसने माँ को अदा किया, मैं समझता हूँ कि शायद वही आज हमारा मौजू है। वो कहती है कि अपने वालिद के सख्त रवैये की वजह से मेरा बेटा खामोश रहता था। तो एक दिन मैंने बड़ा रोते हुए अपने बेटे से कहा कि बेटे आप बात क्यों नहीं करते? तो मेरे बेटे ने कहा अम्मी अगर मैं बोलूँगा तो तौल्लक ख़त्म हो जाएगा और अगर मैं खामोश रहूँगा तो मेरा दिल ख़त्म हो रहा है। तो शायद कहीं ना कहीं ये खामोश चीख है उस नौजवान नस्ल की जिसकी आप बात कर रहे हैं, कि जो अगर बात करती है तो ऐसे लगता है जैसे कि वालिदैन और बच्चे के दरमियान तौल्लक टूट रहा है, जिसकी आपने ज़िक्र भी किया। और अगर वो बात नहीं करते तो हमें ये अंदाज़ा होना चाहिए कि बच्चा अंदर ही अंदर मजबूत नहीं हो रहा, वो अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं ब्रेक हो रहा है। जब वो खामोश होता है तो एक्चुअली वो एक बहुत बड़ी चीख है जो हमें सुनाई नहीं देती। अगर आप बच्चों के मसाइल के ऊपर गौर करें पूरी वर्ल्ड के अंदर के हो क्या रहा है, तो APA कहती है कि 87% बच्चे वो हैं जो नींद के मसाइल का शिकार है। 87%। यानी आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि अगर आपके मुल्क में 14 करोड़ बच्चे हैं
तो उसमें से 12.5 करोड़ बच्चे नींद के मसाइल, यानी कि जो रात को जागना, दिन को सोना, गलत किस्म की आदत, जिसमें मीडिया का भी एक रोल है, यानी सोशल मीडिया, उसके मोबाइल का, लेकिन जो भी वजूहात हों, 74% बच्चे वो हैं जो ये समझते हैं कि उन्हें वालिदैन की तवज्जो नहीं मिल रही। यानी हमें इग्नोर किया जाता है, या हम पर ज़रूरत से ज़्यादा सख्ती की जाती है, या हमारा ख्याल नहीं रखा जाता। इसी तरह से वो कहते हैं 75% बच्चे वो हैं जो अपनी जिस्मानी साख्त की वजह से, चेहरे के नकूश की वजह से, अपने रंग की वजह से, अपनी बॉडी शेप की वजह से वो बीमारी या किसी परेशानी या किसी उलझन का शिकार हैं। फिर APA कहती है कि 73% बच्चे वो हैं दुनिया में जो टाइम मैनेजमेंट को अंडरस्टैंड ही नहीं करते, को हुनर ही नहीं उनके पास कि अपने वक्त को मैनेज कैसे करना, सही इस्तेमाल कैसे करना। वो कहते हैं 89% बच्चे दुनिया में वो हैं, यानी कि मेजर तादाद है, 89 के बाद पीछे क्या रह गया, जो तालीमी नाकामी की वजह से परेशान है, यानी उनके पेरेंट्स खुशी नहीं है उनसे कि वो तालीमी तौर पर अच्छी कारकर्दगी दिखा रहे हैं। और 53% बच्चे वो हैं, और इस पे बहुत गौर करने की ज़रूरत है मुझे और आपको, 53% बच्चे वो हैं जो ऑनलाइन या ऑफलाइन बुलिंग का शिकार होते हैं, घर में भी और बाहर भी। पाकिस्तान की मैं रिसर्च सिर्फ आपको इस मुल्क की बताता हूँ कि 34% बच्चे वो हैं जो ज़हनी बीमारियों का शिकार हैं। 34 पर जिस कौम की 34% टीन एज ज़हनी बीमारियों का शिकार हो जाए, मुझे बताइए उसने किस तरह से सर्वाइव करेगी और उसका फ्यूचर क्या होगा। फिर आप ये देखिए कि हर 10 में से एक बच्चा वो है मनीबा जो ख़ुद को सेल्फ हार्म, यानी खुद को किसी न किसी तरह नुकसान पहुंचा रहा है, या वो काटता है खुद को, या वो किसी छुरी से, या अपने नाखून से, या अपने दांतों से, या किसी भी जिस्म के पार्ट से। और ये मेरी नहीं, यूनिसेफ की पाकिस्तान के ऊपर रिपोर्ट है। ऐसी सूरत हाल में अगर पेरेंट्स भी अपने बच्चों के साथ खुलकर गुफ्तगू नहीं करते, उनको जज्बाती वक्त नहीं देते, उनको क्वालिटी टाइम नहीं देते, उनकी बात को अंडरस्टैंड नहीं करते, तो मुझे बताइए वो बच्चे कहाँ जाएं और किससे जिक्र करें। यकीनन वो बच्चा फिर बाहर जाएगा, सोशल मीडिया पे जाएगा, जो बाहर उसको इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा, समझा रहा होगा, बता रहा होगा, उसका बच्चे से कोई जज्बाती तल्लुक नहीं है, उसका बच्चे से कोई खूनी तल्लुक नहीं है। वो अपने इल्म और अपनी एक ख़ास बसीरत के मुताबिक हो सकता है, ठीक भी कह रहा हूँ, लेकिन वो बच्चे की, क्योंकि मुस्तकबिल को, बच्चे की आदत को नहीं समझता, ज़रूरी नहीं कि बच्चे के लिए वो हो सकता है ज़हर कातिल हो वो। सो पेरेंट्स की बड़ी ज़रूरत है कि वो अपने बच्चे के साथ खुलकर गुफ्तगू करें, उनको जज्बाती वक्त दें, ताकि बच्चे जो हैं वो उनसे वो बात कर सकें जो वो सोशल मीडिया पर खुलकर करते हैं या अपने दोस्तों से खुलकर करते हैं। लेकिन आजकल के टीनेजर्स को ये लगता क्यों है, इस पे भी थोड़ी सी हमें बताएं ना, कि जैसे आप कह रहे हैं कि वालिदैन खुल के बात करें, टीनेजर्स को ऐसा लगता है कि वालिदैन हमें समझ ही नहीं पा रहे हैं, कि जो हम चाहते हैं या हमारी बात ही नहीं वो सुनते हैं, हमें समझ ही नहीं पाते हैं। उनका एक ज़्यादातर यही होता है कि हमारी बात नहीं उन्हें समझ आती हमारे वालिदैन को। ऐसा क्यों है? जी 3-4 वजूहात हैं मेन। पहली बात तो ये है कि 2 तरह के वालिदैन हमने यहाँ पर देखे हैं। एक वो हैं जो हद से ज़्यादा सख्ती करते हैं बच्चों के ऊपर, इतनी सख्ती करते हैं कि उनका ख्याल है कि बच्चे को हमसे खुलकर बात नहीं करनी चाहिए। वो जो एक शेर की आंख से देखने का कॉन्सेप्ट था, उसको शायद इस तरह से इन्होंने लिया है कि बच्चा अपनी बात ही ना करे, वो दब के रहे पेरेंट्स के आगे। उसके मुकाबले में दूसरे पेरेंट्स जो इतने लापरवाह हैं, ख़ुसूसी कुछ इलाके हैं, कुछ ख़ास तरह की एक कह लें जनरेशन है जो समझती है कि जी बच्चे अपनी ज़िंदगी खुद गुजारें, पेरेंट्स अपनी अपनी गुजारें, बच्चे अपनी गुजारें। नंबर 2, सोशल मीडिया का बेकाबू होना, एक बेकाबू जिन है जो बच्चे को पूरी पूरी रात, मुझे नहीं अंदाज़ा मनीबा आप कितना इस टॉपिक के साथ इन टच है। मैं क्योंकि क्लिनिक करता हूँ, डेली में पेशेंट्स देखता हूँ, 99% मनीबा इश्यूज ये हैं कि बच्चा पूरी रात मोबाइल फ़ोन पे सोशल मीडिया पे गेम्स खेलते हैं, फिर गेम वाली हरकत भी करते हैं, यानी वो रिस्क फैक्टर जो है। आजकल तो वैसे भी घर पे हैं बच्चे, फ्री हैं, छुट्टियां हैं, आपको पता ही है, आजकल तो धड़ाधड़ यूज़ हो रहा है फ़ोन। ऐसे मौके पे जब ये मैंने 2 मसले आपको बताए कि पेरेंट्स का, तो इस वक्त बड़ी ज़रूरत है कि बच्चे को जज्बाती ज़रूरत है आपकी। सवाल ये है कि बच्चा सोशल मीडिया पर, गेम पर क्यों जाता है, पेरेंट्स से बात क्यों नहीं करता। बात यह है कि सोशल मीडिया के ऊपर कहीं पर भी डिसलाइक का बटन नहीं है, ज़िंदगी में डिसलाइक ज़्यादा है। जो बच्चे की दिलचस्पी है, क्या कभी पेरेंट्स ने बच्चे की दिलचस्पी लेने की ज़रूरत महसूस की ज़िंदगी में कभी? मसलन वालिद के तौर पे मैं घर आता हूँ, मेरा बच्चा जो है वो मोबाइल पे, टीवी पे गेम खेल रहा है, क्या कभी मैंने कोशिश की कि मैं उसके पास बैठकर 10-15 मिनट कम से कम खेल नहीं सकता, उसकी गेम देखूं?
क्योंकि जो ही मैं उसकी गेम देखूंगा, उसकी इंटरेस्ट में इंटरेस्ट होगा, कल मेरे इंटरेस्ट में वो भी इंटरेस्ट लेगा। अब होता ही है कि मैं आते ही मुझे पहले तो मदर जो है वो घर में कहती है तुम्हारे अब्बू आने वाले, टीवी बंद कर दो, मोबाइल बंद। वो समझता है कि बाप मेरा दुश्मन है, माँ मुझे सेफ करती है। तो मदर एक्सेप्टिंग फादर रिजेक्टिव बिहेवियर एक बहुत बड़ा एलिमेंट है हमारी सोसाइटी में। उसके बाद बाप ये समझता है कि मेरा काम सिर्फ बच्चे को पढ़ने की तलकीन करना है, सख्ती करना है, उसकी दिलचस्पी लेना नहीं है। वो जो क्वालिटी टाइम था जिसमें बच्चे ने पेरेंट्स से खेलना था, जो पुराने दौर में जैसे पेरेंट्स ग्राउंड में ले जाते थे, ग्राउंड तो खैर वैसे ही ख़त्म हो गए, लेकिन कम से कम जो बच्चे की दिलचस्पी है, फॉर एग्जाम्पल बच्चा आपका अच्छा आर्टिस्ट है, एक्टर है, टीवी पे काम करना चाहता है, गाना चाहता है, कई शौक़ हो सकते हैं। चलें आप उसको उस शौक़ को 100% ना करने दें, भाई 50% उसकी दिलचस्पी तो ले लें, ताकि उससे लगे कि ये मेरे पेरेंट्स से मेरी बात करते हैं, मुझे लाइक करते हैं। फिर हमने देखा कि बच्चे से गुफ्तगू नहीं हम करते, हम बच्चे को लेक्चर देते हैं। अब कितनी बार बच्चा वो लेक्चर सुनेगा, तंग आ जाता है बच्चा वो लेक्चर सुन के। अच्छा, फिर गुफ्तगू भी जो हम करते हैं उसमें हम एक ख़ास जगह पर बैठ जाते हैं ऊपर पेरेंट्स, और बच्चे को ज़मीन पर बिठा देते हैं, यानी फासला इतना कर देते हैं कि हम देखिए, मुझे वो हदीस याद आती है और मुझे बहुत खूबसूरत लगती है वो हदीस। मैं सुनाता हूँ अपने क्लिनिक में पेरेंट्स को। एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू सुन रहे थे, उनका एक बेटा आया, उसने प्यार से चूमा और अपने एक जानों के ऊपर उनको बिठा लिया। आपको बड़ा अच्छा लगा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। थोड़ी देर में उसकी बेटी आई वहाँ पर, उसने उसको चूमा और साइड पर बिठा दिया। आपने अपना बोलना रोक दिया, आप जो अरशाद फरमा खामोश हुए। आपने उससे कहा कि आपने बेटी के साथ वो सलूक क्यों नहीं किया जो आपने बेटे के साथ किया, बेटी को आपने दूसरे जानों पे क्यों नहीं बिठाया। तो उसने कहा या रसूल अल्लाह, मैंने समझा कि काफ़ी। आपने कहा नहीं, ये बच्चों में जो तफावत कर रहे हो तुम, फ़र्क कर रहे हो, ये कल तुम्हारी जनरेशन्स के अंदर चला जाएगा। तो मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी बारीक बीनी से ये मुशाहिदा करके हमें बताया कि जो आप बच्चों में फ़र्क करते हैं। अब मनीबा देखिए, एक घर में अगर 5 बच्चे हैं, सारे बराबर नहीं हो सकते। अगर एक डॉक्टर बन गया है, एक इंजीनियर बन गया है, तो क्या ज़रूरी है कि पाँचों के पाँचों डॉक्टर? तो ये तवाज़न करना, मुकाबला करना, तुम्हारा भाई तो ये बन गया, तुम क्या हो भाई? हो सकता है ये बहुत अच्छा आर्टिस्ट हो सकता है ये बहुत अच्छा पेंटर हो सकता है ये बहुत अच्छा माहिर नफ्सियात हो, कुछ भी बन सकता है, बिल्कुल ऐसे पायलट बन जाए कल, कुछ भी। तो आप उसकी अपनी जो अंदर की ख्वाहिश है उसको मार रहे हैं सिर्फ इसलिए कि मेरी ख्वाहिश के मुताबिक वो नहीं है। ये तो आपके बच्चे हैं ना, ये कोई एक खिलौना तो नहीं है कि जो आप जाएं बाजार से पैसे दें और उस तरह से आप उसको मोल्ड कर दें जैसा आप चाहते हैं। इनकी एक अपनी ज़िंदगी है, एक अपनी सोच है, एक अपना दिमाग है, एक अपना तरीका है। फिर ये है कि जो समाजी तौर पर हम फ़र्क करते हैं बच्चों में कि फ़लाँ का बच्चा जो है वो तो बड़ा तमीज़ वाला है, वो तो ऐसे साथ बाप के खड़ा होता है, वो तो ऐसे करता है। अब बच्चा एक आध दफ़ा तो आपकी बात सुन लेगा, समझ भी लेगा, लेकिन जब बार बार बच्चे का मुआवजा दूसरों के बच्चों से आप करेंगे तो फिर बच्चा यही कहेगा ना जो उनके बच्चे ले आप घर में, फिर मुझे निकाल दें फिर। ये सारी बातें हैं जो पेरेंट्स के साथ बच्चे को बात करने में रुकावट पैदा करती हैं। सोशल मीडिया पे जब वो लिखता है तो वहाँ पर उसको कोई ये नहीं कहता तुम गलत कह रहे हो, कोई ये नहीं कहता पढ़ा करो, कोई ये नहीं कहता ये तुम टाइम क्यों ज़ाया कर रहे हो, बल्कि वो कहते हैं कि बहुत अच्छा तो लगता है जब तुम लिखते हो, जब तुम अपनी तस्वीर अपलोड करते हो। पेरेंट्स उनको इस बात के ऊपर जो उसकी तारीफ़ नहीं करते। तो इसलिए बच्चों के साथ मेरे ख्याल से अपने आप को भी ग्रो करना चाहिए, मेंटली नॉट फिज़िकली मैं बात कर रही हूँ। तो ये चीज़ें थी कि ये डिफरेंस क्यों बढ़ता जा रहा है वालिदैन के अंदर, और ख़ासतौर पर जो हमारी यंगस्टर्स, यंग जनरेशन है, टीनेजर्स हैं, इनके अंदर कुछ फैक्टर्स थे, उनको किस तरह ओवरकम किया जा सकता है उसके ऊपर बात की। काशिफ फराज साहब हमारे साथ मौजूद थे। काशिफ साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप आए, इसके ऊपर बात की हमारे साथ। ब्रेक लेते हैं, यहाँ पर मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब कुछ बात कर लेते हैं लाहौर शहर के हवाले से। बल्दिया उज़्मा लाहौर का 2025-26 का बजट 19 अरब 62 करोड़ 18 लाख 86 हज़ार मंजूर कर लिया गया है। डीसी लाहौर और एडमिनिस्ट्रेटर सैयद मूसा रज़ा की जानिब से बजट की बाकायदा मंजूरी भी दे दी गई है, जबकि बजट की जो कॉपी है वो लाहौर न्यूज़ ने भी हासिल कर ली है। इसके अलावा बात करेंगे चीनी की कीमतों को लेकर आवाम की जेबों पर डाका मारा जा रहा है, जबकि हुकूमत की जानिब से चीनी की जो कीमत है वो 165 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई थी, लेकिन चीनी की कीमत मुकर्रर करने के बाद मार्केट से चीनी ही गायब हो गई।
और दुकानों पर चीनी 200 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त होने का इंकशाफ हुआ। इस हवाले से सरकारी सतह पर एक हफ्ते में चीनी माफिया के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन भी किया गया, जबकि शुगर माफिया ने ज़िद अपनी नहीं छोड़ी और 10 रोज़ पहले सरकार और शुगर मिल्स मालिकान के दरमियान चीनी फ़ी किलो 165 रुपये फ़रोख्त करवाने का एक फ़ार्मूला तय हुआ। लेकिन उस फार्मूले के बावजूद भी महंगी चीनी फ़रोख्त की जा रही है अभी तक। दूसरी जानिब जो दुकानदार हैं उनके मुताबिक लाहौर में चीनी नायाब होने की वजह यह है कि एक तो चीनी की कीमत दिन ब दिन रोज़ ब रोज़ बदलती है, दूसरा ये कि पीछे मार्केट से ही चीनी महंगी मिलती है और अगर चीनी महंगी बेचते हैं तो इंतज़ामिया हमारे ऊपर मुकदमा कर रही है। तो क्या सूरत हाल है लाहौर में और लाहौर समेत सूबे भर में चीनी की कीमतों के हवाले से जानने की कोशिश करते हैं कि आवाम को क्या वाकई ही चीनी सस्ती मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इस पर बात कर लेते हैं। इमरान अकबर ने आज हमें ज्वाइन किया है, चीफ रिपोर्टर हैं, उनसे बात करते हैं। इमरान साहब आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। इमरान साहब चीनी के हवाले से सबसे पहले बात कर लेते हैं, क्या सूरत हाल है लाहौर समेत पंजाब भर में? क्यों महंगी चीनी फ़रोख्त हो रही है जब एक फार्मूला तय पा गया कि अब ये हर महीने इसमें कुछ जो है ना वो कीमत बढ़ाई जाएगी, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे इलाके भी मौजूद हैं जहाँ पे मैं भी रहती हूँ, वहाँ पे भी 200 रुपये फ़ी किलो चीनी मिल रही है। तो ये 165 वाला जो ब्रैकेट है वो कहाँ गई है? देखिए मुनीबा, बहुत शुक्रिया आपका। पिछले भी मंडे को इसी टाइम में हम बैठे हुए थे तो यही बात हो रही थी चीनी के वाले से। 8 रोज़ गुजर गए हैं। हाँ। 8 रोज़ तो इस बात को भी गुजर गए और उससे पीछे 2 दिन चले जाए तो 10 दिन गुजर गए ये नोटिफिकेशन हुए। और जब ये नोटिफिकेशन हुआ, जिस दिन हुआ 17 जुलाई को, तो मैंने उसी दिन ना इस नोटिफिकेशन को जब देखा तो इसमें 4 कीमतें आई, 4 माह की, जिसमें लिखा 15 जुलाई से 2025 ऑनवर्ड 165 एक्समिल रेट इसकी प्राइस होगी पर केजी, और उसके बाद 15 अगस्त 167, 15 सितंबर 169 और 15 अक्टूबर 171। अब ये तो एक्समिल रेट है और ये शुगर इंडस्ट्री से निकलना है, एक्समिल रेट है। फिर ये फार्मूला तय हुआ कि इसको मार्केट में किस तरह से बिकवाना है। उसमें ये तय हो गया कि जी आपने जहाँ पे मिलने नहीं होंगी वहाँ पर चूँकि इसकी ट्रांसपोर्टेशन का ख़र्चा बढ़ेगा तो वहाँ पर ज़ाहिर बात है चीनी इस तरह के इसके प्राइस बढ़ेंगे तो आपने चीनी इस कीमत पर बढ़ानी है। ये फार्मूला तय हो गया। फिर मजमूई तौर पर ये फार्मूला तय हुआ कि एक ही कीमत रखें सारे शहरों में। अब 173 15 जुलाई से ऑनवर्ड आपने 15 अगस्त तक बेचनी है। अच्छा, ठीक है। 173 पर केजी। ओके। 165 इसका एक्समिल रेट है। ठीक है। और 173 जो है वो ऑनवर्ड आपने बेचनी है। जो आपने अकबरी मंडी आपकी सबसे बड़ी मंडी, हाँ। वहाँ पर इसकी रिटेल प्राइस है। आपके आम दुकानदार भी 173 तक ही बेचेंगे। ओके। अब बात यहाँ पे खत्म हो गई, फार्मूला तय हो गया। ठीक है। 165 का एक हमें फिगर मिल गया और उसके बाद हम जब दुकानदार के पास जाते हैं उन्होंने इतने बड़े जो है पोस्टर गत्तों के ऊपर लिखा हुआ है 173 पढ़ते तो हैं नहीं, मगर आगे जब उनसे कहते हैं चीनी दे दें तो चीनी है नहीं, अभी आई नहीं है। वो कहते हैं चीनी गायब है, आई नहीं है। फिर उनका दूसरा सवाल होता है कि जी आप हमारे पास क्यों आ रहे हैं, आप जो भेजते हैं उनके पास जाएं। अच्छा जी, कौन भेजता है जी? आप शुगर मिल में जाएं। हाँ। शुगर मिल कहाँ पे है जी? तांदे वाला है, फलानी जगह पे है, फलानी जगह पे। यानी कि इस तरह के सवाल जब वो करते हैं तो हम उनका दूसरा सवाल ये होता है कि हम छोटे दुकानदार हैं, तमाम क्रैकडाउन हम पर ही हो रहा है। और वाकई लाहौर में सुबह भर में 6 लाख से ज़ायद दुकानदारों को चेक किया गया, उसमें मुकदमा दर्ज करवाए गए हैं, हज़ारों लोगों को गिरफ़्तार किया गया, मगर चीनी 200 से नीचे नहीं आ रही। तो क्या फ़ायदा हुआ फिर इतनी? अब ये देखें कितना बड़ा डाका है ये कि 173 ठीक है और कहाँ पे 200 यहाँ पे 50 पैसे बढ़ जाएं तो वक्त पड़ जाता है। अब मुझे बताएं कि पीरा जैसी इन्फोर्समेंट आ गई है, ठीक है, जो नई अथॉरिटी बनी है, ये तो उसके लिए भी चैलेंज है। और मेरा नहीं ख्याल कि वज़ीर आला पंजाब किसी का चैलेंज कबूल करें। वो तो कहती हैं कि अगर तो गलत है फिर गलत है, और मैंने देखा वो गलत को बिल्कुल गलत कहती हैं और उसके पीछे पूरा डंडा देती हैं और डंडा चढ़ाती भी हैं। मगर हमें हुकूमत पंजाब से ये थोड़ा सा अब शहरियों को गिला आ रहा है कि पंजाब गवर्नमेंट क्यों नहीं बोल रही। वफाक हुकूमत का जो काम है वो सिर्फ पॉलिसी बनाना, नोटिफिकेशन करना है, आगे से इम्प्लीमेंटेशन जो है वो प्रोविंशियल जो है सूबाई हुकूमतें खुद करती हैं। कम अज़ कम जो चीनी
नहीं है वो रूटीन में आ जाए तो खुद ब खुद बात खत्म हो आ जाएगी। जाए, जो आप लोगों ने नोटिफिकेशन जारी किया उसके अकॉर्डिंगली बेचना शुरू कर देना, वो लोग खरीदारी होना शुरू हो जाए, ये भी बहुत है। चले एक और स्टोरी इमरान साहब, हमने उसके ऊपर भी बात करनी है कि बल्दिया अज़मा लाहौर का जो 2025-26 का बजट है 19 अरब 62 करोड़ 18,86,000 रुपए का वो मंजूर हो चुका है, डीसी लाहौर ने मंजूर कर लिया है और अब उसके ऊपर तैयारी की जाएगी। क्या मामलात होंगे, कैसे कैसे ये पैसे जो है ना एलोकेट किए जाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं कानून की तरफ अगर आऊँ तो अब तो माशाल्लाह बस कर दें ब्यूरोक्रेट्स वगैरह सारे 25 नई गाड़ियां खरीदने की मंजूरी दी गई है। देखें, आपकी बल्दियाती, मैं फिर कहूँगा बल्दियाती इदारे नहीं हैं तो आप जो मर्जी साइन करके पास करते जाएं। अच्छा। हमें क्या पता लगेगा किसने क्या बहस की, किसने कैसे पता चला कि इतने पैसे इस पे लगे, इतने पैसे। ऑडिट रिपोर्ट का सबको पता कैसी होती है। मकसद ये कहने का है कि आपके हुकूमत जब तक बल्दियाती इलेक्शन नहीं करवाएगी, बल्दियाती इदारे बहाल नहीं करेगी। देखें 319-350 का हाल होता है तो उसमें ये ज़रा 19 अरब का बजट तो पास करके दिखाएं। अपोजिशन वाले बैठे होते हैं वहाँ पे दूसरी जमातें बैठी होती हैं, तमाम लोग इलेक्शन विन करके आते हैं वहाँ पे। 19 अरब रुपये में वो कहते हैं जी बताएं कहाँ पे खर्च किया, एक एक टके का जो है हिसाब दें। अच्छा। अब 19 अरब का बजट है, पिछला बजट कहाँ पे है वो बताएं तो सही, कहाँ पे लगाया है कहाँ पे नहीं लगाया। ये तमाम चीज़ें जो है ये पास तो कर देते हैं। यही बात तो है कि जब आपका बाबू राज चलेगा, जब आपकी ब्यूरोक्रेसी बैठी होगी, ठीक है जी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, हमें कोई इनसे गिला नहीं है, मगर मैं हुकूमत के ऊपर ये बात कर रहा हूँ कि जब तक आपका बल्दियाती इलेक्शन नहीं होगा, जब तक आपके लोग आकर नहीं बैठेंगे, जब तक आपके नुमाइंदगान नहीं बैठेंगे, गली मोहल्लों के काम नहीं करवाएंगे। ठीक है, ये भी यूनियन कौंसिल के लेवल पर लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वज़ीर आला पंजाब का चला रहे हैं, मगर वो इस बजट का हिस्सा नहीं है। वो हुकूमत पंजाब का बजट है, वो ये अलग है बल्दिया उज़्मा उसकी का। मॉनिटरिंग जो है वो डीसी लाहौर कर रहे हैं और उन्हीं के अकाउंट में वो पैसे आ रहे हैं, वही आगे से पैसे जो हैं स्कीमों के चला रहे हैं। मगर मकसद ये है कि वो एक अलग बजट है, ये एक अलग बजट है जिसका बल्दियाती नुमाइंदों का हक है इस पर, और बाकायदा तौर पर वो शदीद मजम्मत वो भी करते हैं जब भी बजट आता है, मगर उनका बस नहीं चलता क्योंकि असम्बली खाली है। पिछले 3 साल से हाली है, 4 साल से हाली है, बल्कि यानी कि 2021-22 से ये हाली है बिल्कुल। यहाँ पे आपको याद है वो वेला होता था, कभी कर्नल वॉशर को कोई कुछ कह रहा है, कभी कोई कुछ कह रहा है, कोई भी मेयर आ जाए तो कोई कुछ कह रहा है। तो अभी वो ख़त्म हो गया हुआ है सारा, और वो सारे मामला जो है वो अब कंट्रोल किए हुए हैं, और कंट्रोल करके ये बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि जी हमने कमाल किया हुआ है, सबको इसी लाइन पर लगाया हुआ है। तो लोग देख रहे होते हैं, दूर की निगाह से देख रहे होते हैं कि ये किस तरह से चला रहे हैं। हर साल बजट निकालते हैं और कभी 19 अरब, ये अरब आपने मुंह से निकाला, 100 करोड़ 1 अरब बनता है। 19 अरब यानी कि 100 करोड़ 1 अरब बनता है। तो ये बड़ा है, तनकीद भी करनी चाहिए कि जी इतना बजट है उसकी एलोकेशन की जाए। अगर आपने कोई इसकी प्रोक्योरमेंट करनी है तो किस तरह से की। फ़र्ज़ करें आपने गाड़ी लेनी है, आम आदमी को कैसे पता चलेगा कि उसका पैसा जो है गाड़ी लेने के ऊपर खर्च किया गया, तो वो गाड़ी सही खर्च सही तरह चल भी रही है नहीं चल रही। पता लगे वो किसी ब्यूरोक्रेट्स के घर के अंदर खड़ी है और वो जा रही है लिबर्टी मार्केट में, बाद में वो जा रही है एम आलम पर इशरा में शॉपिंग करने जा रही है। अच्छा, उसके बाद देखिए आपके प्रोक्योरमेंट में आ जाती है, मेंटेनेंस आ जाती है सड़कों की, पैच वर्क्स आ जाते हैं, बड़ी बड़ी सड़कें हैं इसमें, यानी कि 19 अरब है। उसमें आपका जो पेंशन और तनख्वाहों की मद में भी है, यूटिलिटी बिल्स में है, या पैसे निकाल दें। सालाना तकरीबात में 80 अरब रखे गए हैं, नहीं 80 अरब नहीं 80 करोड़। 80 करोड़ अच्छा, 80 करोड़ है सालाना तकरीबात की मद में। सालाना तकरीबात पूछें क्या है? सालाना तकरीबात ये है कि 14 अगस्त आ गई, झंडे लगाने हैं, अच्छा। इमारतों को सजाना है, उसके बाद आपने 23 मार्च आ गया, उसके बाद आपका 12 रबीउल अव्वल आ गया, फिर मुहर्रम के दिन आ गए, इसमें पैच वर्क्स लगाने हैं। ये तमाम जो तकरीबात हैं, छोटी बड़ी इकबाल डे आ गया, ये तमाम जो तकरीबात हैं इसमें आ जाती हैं। वो रवायती तौर पर देखा जाए तो ये तमाम जो तकरीबात हैं ये रवायती हैं, सालाना है कि हर साल चलनी है। मगर एक्टिविटी ये है कि फिर वही बात आ जाती है, लोकल गवर्नमेंट ने क्या खेलों के मैदान सजाए हैं? क्या उसने जो आने वाली नस्ल है उसको ये मोबाइल के ऊपर ही रखना है? सरगर्मियों के लिए 2 करोड़ 50 लाख रुपए रखे हैं। तो ये बस है, ये हर साल ऐसे ही आती है फिगर।
हर साल उनके उसमें ये ऐसे फिगर आता है इसके लिए इतने पैसे रख दिए, इसके लिए इतने पैसे रख दिए। सरगर्मियां होती कहाँ हैं ये भी तो बताएं हमें। नहीं वो तो मुझे नहीं पता, हमने तो कह रही हूँ हमें भी नहीं पता, तो कहाँ होती है जिसके लिए इतना बजट रखा जाता है। स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब के लिए 35 करोड़ रुपए रखे गए हैं। मैं 2.5 लाख स्ट्रीट लाइट्स हैं। अच्छा, आपकी 1.5 लाख स्ट्रीट लाइट्स इस वक्त शहर लाहौर की बंद पड़ी हैं। यानी कि बार बार तो हमारे ना जो दुनिया अखबार है उसकी तो हेडलाइन होती है बत्तियां बुझा दी गई, बत्तियां बुझी हुई हैं 1 लाख इतनी। बता के थक गया। अब ये कहते हैं कि जी हमने प्रोक्योर कर लिया है, लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम में से 80 करोड़ की स्ट्रीट लाइट्स प्रोक्योर कर लिया, आपको लाहौर जो है जगमगाता हुआ नजर आएगा। आप बिलीव करें, आप अगर मुगलपुरा से अपना रुख कर लेना तो वहाँ पे कोई भी बल्कि धर्मपुरा से जैसे ही आप बीजिंग अंडरपास खत्म होता है ना, आपको अंडरपासेस की जो ऊपर लाइट्स है ना जो बाहर की तरफ नहर की तरफ लगी होती हैं वो भी बंद नजर आएंगी। अब वहां से लेकर जिसे जल्लो जाना है, चलिए अब पास हो गया है ना, 35 करोड़ रुपए मिल जाएंगे तो शायद लाइट्स उजाले हो जाएंगे। कब हो जाएंगे? ये तो पिछले साल भी पास हुआ था। नहीं होंगे, नहीं अभी तक हुई, 1 साल गुजर गया। ये इतने पैसे कहाँ जाते हैं? ये कहते हैं मेंटेनेंस पे लग जाते हैं, सामान बहुत महंगा हो गया है, बाकी महंगाई हुई है, तो फिर आप अपना बजट बढ़ाएं। अब इनके पास जो रिकवरी आती है वो इसी में आती है। ये मैं वो पैसे बता रहा हूँ जो इनके पास हैं, जो लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम में से है उसका एक वो अलग से पास हो गए हैं, उसके लिए इनका मुआहदा तय हो गया है, उसके लिए जो स्ट्रीट लाइट्स हैं उसके लिए ऑर्डर हो चुके हैं। मगर अब चूंकि मानसून आ चुका है, मानसून की बारिशों की वजह से वो रुकावट है। अब वो कहते हैं कि जी हम ये काम शुरू करेंगे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में, और 3 माह में आपको लाहौर जगमगाता हुआ नजर आएगा। मैं कहा चलो ठीक है, इस दफा धुंध का मौसम जो है उसमें हम जरा पीली लाइट्स देखेंगे, येलो लाइट्स देखेंगे, सोडियम लाइट्स देखेंगे, उसमें मजा आएगा, देखेंगे। मगर मकसद ये कहने का है कि आपका शहर एक दिन भी बुझता है, एक दिन भी एक लाइट बंद होती है तो उसका जिम्मेदार कौन है? इंतजामिया। तो बस खामोशी है। मेरा ख्याल है सीएम वज़ीर आला पंजाब का जो रूट है वो लगाया इस तरफ से जाता है जहाँ पे रोशनियाँ हो, जहाँ पे पानी खड़ा ना हो, जहाँ पे सारा जो है ना अच्छी वाइब आ रही हो, साफ सुथरी वाइब आ रही हो, वहाँ पर वज़ीर आला पंजाब का रूट लगाया जाता है। आपने ज्यादा कह दिया। मैं भी कहूँ मैं वज़ीर आला पंजाब जो है बड़ा अच्छा काम कर रही है। नहीं, मैं फिर कहूँगा इंतजामिया भी काम कर रही है, मगर जब रूट लगता है तो क्यों नहीं साथ वाले बताते हैं कि ये दिन का रूट है मैडम, यहाँ पे जब हम राह से गुजरते हैं तो यहाँ पे लाइट्स बंद होती हैं। ये वही तो चीज कह रही हूँ कि उनका रूट ही उधर लगाया जाता है कि जहाँ पे सारी चीजें अच्छी होती हैं। देखिए मैं ना फिर याद आ गए मुझे जो साहब का वज़ीर आला पंजाब थे शहबाज शरीफ, उनके दौर में लाइट नहीं बंद होती थी, लाइट नहीं बंद होती। वज़ीर आला पंजाब को चाहिए एक रूट रात का लगाएं, एयरपोर्ट की तरफ से आए, नहर पे चढ़े, उनको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि पॉइंट अगर उन्होंने एक पॉइंट की तरफ भी इशारा कर दिया ना कि ये पॉइंट बंद क्यों है, तो मैं आपको दावे से कहता हूँ मुनीबा, ना, मैं आपको दावे से कहता हूँ आपको पूरे लाहौर में ना अगले 10 दिन बाद पूरा लाहौर ऑन हुआ नजर आएगा, और जो सी लाइट बंद भी होगी ना वो भी नजर आएगी कि ये ऑन है। आज का हम तो चाहते हैं ये आज की जो गुफ्तगू है ये वज़ीर आला पंजाब तक पहुंचे और वो एक दफ़ा बीजिंग अंडरपास से आगे जो है ना वो रूट लगवाएं, अपना चक्कर लगाएं, विजिट करें, ताकि उन्हें पता चले कि आगे कितना उजाला होता है लाहौर में। तो हमारे साथ इमरान अकबर साहब मौजूद। इमरान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप आए। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।